हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग इकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहले इकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं। इकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे हम आपको ये बोल दें कि हमारे पास दो डिफरेंट हैबिटाट्स हैं। मीन्स हमने कह दिया इस पृथ्वी पर कई सारे डिफरेंट टाइप के हैबिटाट्स हैं और सभी हैबिटाट्स पर जो होता है वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। किस आधार पर? फिजिकल और केमिकल नेचर पर। हर एक हैबिटाट एक दूसरे हैबिटाट से फिजिकल और केमिकल नेचर की वजह से एक दूसरे से कैसा होता है, डिफरेंट होता है। कहीं हम देखते हैं सॉइल जो होती है वो एसिडिक होती है, कहीं देखते हैं बेसिक होती है, तो ये उसका नेचर हो गया ना। ठीक, मतलब उसका नेचर है। कैसा नेचर है? केमिकल नेचर है। कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी बरसता है, कहीं पर कैसी सॉइल है, दूसरे कहीं पर हमने देखा पानी कम बरसता है, कहीं पर हमने देखा क्या कहते हैं रॉक्स जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट होती है, कहीं पर हमने देखा बिल्कुल डेजर्ट एरिया है वहाँ पर। तो ये कैसा है? फिजिकल एनवायरनमेंट। तो फिजिकल और केमिकल नेचर जो है वो किसी भी हैबिटाट में या किसी दो हैबिटाट में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ये दोनों डिफरेंशिएशन जो आया है जो फिजिकल और केमिकल नेचर में किसी भी हैबिटाट्स के, तो ये किसकी वजह से आया? कुछ फैक्टर्स की वजह से आया। और ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं यही हमारे क्या कहलाते हैं? इकोलॉजिकल फैक्टर्स कहलाते हैं। मींस एक ऐसे फैक्टर, एक ऐसी चीज़ें या एक ऐसी फैक्टर्स जो किसी भी एक पर्टिकुलर हैबिटाट या टू डिफरेंट हैबिटाट्स के फिजिकल और केमिकल नेचर की वजह से किन्हीं भी दो हैबिटाट्स को एक दूसरे से अलग बनाते हैं, ये फैक्टर्स क्या कहलाते हैं? हमारे इकोलॉजिकल फैक्टर्स कहलाते हैं। इकोलॉजिकल फैक्टर दो टाइप के होते हैं। एक हमारे कैसे होते हैं? एबायोटिक, और दूसरे कैसे होते हैं? बायोटिक। एबायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग फैक्टर, ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सारे कैसे होते हैं? हमारे बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक। देन अगर ए बायोटिक फैक्टर की देखें तो ए बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वे कैसे फैक्टर्स होते हैं? नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, और इनके अंदर हम लोग दो टाइप के देखते हैं। सबसे पहला हमारा होता है क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक, और दूसरा हमारा होता है इडाफिक। इडाफिक फैक्टर का ही दूसरा नाम क्या होता है? सॉइल। मीन्स इडाफिक फैक्टर में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर में किसके बारे में डिस्कस करेंगे? जो क्लाइमेट से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक, क्लाइमेट एंड वेदर दोनों अलग चीज होती हैं। किसी भी जगह का, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह का पूरी साल या पूरे एक साल में जो भी एवरेज वेदर कंडीशंस होती हैं, एवरेज वेदर कंडीशन किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की या पर्टिकुलर जगह की एक साल की, वो उस जगह का क्या कहलाता है? क्लाइमेट कहलाता है। जैसे हम बोले यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो यहाँ का क्लाइमेट जो है वो अमेरिका के मुकाबले यहाँ पर गर्मी रहती है, तो गर्म है यहाँ का माहौल। और वेदर हमने देखा सुबह कैसा है, शाम को कैसा। मीन्स जो डे नाइट में चेंज होता है, जो एकदम चेंज होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, वो हमारा वेदर कहलाता है। और जो पर्टिकुलर टाइम तक रहता है, कि ज़्यादा टाइम तक रहता है, वो उस जगह की क्या कहलाता है? क्लाइमेट कहलाता है। तो क्लाइमेट और वेदर में आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्लाइमेटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं? लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक गैसेस, टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर हमारे कौन से? क्लाइमेटिक फैक्टर। और इनमें मोस्टली हम लोग क्या करेंगे? लाइट को, टेम्परेचर को और एटमॉस्फेरिक गैसेस, इन तीनों को बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे एक एक वीडियो में, ठीक है। उसके बाद इडाफिक फैक्टर सॉइल। यहाँ पर एक वर्ड जरूर लिखा हुआ है सॉइल, लेकिन ये एक अपने ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सॉइल कैसे बनती है, सॉइल का नेचर कैसा होता है, सॉइल में लेयरिंग कितनी होती है, ये सारी हम लोग जब सॉइल देखेंगे तब उस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। एटमॉस्फेरिक गैसेस, सबसे पहला एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस क्या होती है? जैसे हम देखें पृथ्वी, ये हमारी क्या है? अर्थ है। अर्थ के ऊपर एक बहुत मोटा एनवलप, और ये एनवलप किससे बना हुआ है? गैसेस से बना हुआ है। मींस अर्थ की क्रस्ट से अगर ऊपर की तरफ देखें तो अर्थ की क्रस्ट एक थिक एनवलप्स के द्वारा कवर है। वो थिक जो एनवलप है वो किसका बना हुआ है? गैसेस का बना हुआ है। उन्हीं सब गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक गैसेस बोलते हैं, ठीक है। हमने देखा पृथ्वी पर दो जगह हैं, एक पानी जिसको हम लोगों ने हाइड्रोस्फीयर बोला, एक लैंड एरिया जिसको हम लोगों ने बोला लिथोस्फीयर। मीन्स कि वो क्या चीज़ है? हमारा रॉक्स वाला रीजन है, ठीक।
लेकिन जो ऊपर उठा हुआ है, जो हमारे चारों तरफ है, ये हमारा कहलाता है एटमॉस्फेयर कहलाता है। उसी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस हमारी क्या होती है, एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं। एटमॉस्फेरिक गैसेस में कौन कौन सी होती हैं, एक ऑक्सीजन सबसे जरूरी, नाइट्रोजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर वेपर। उसके बाद देखते हैं कुछ अदर चीजें भी हम लोगों को मिलती हैं बहुत ही माइन्यूट में, कैसे हमारा मीथेन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, पॉलन ग्रेन्स हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ये भी हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस में प्रेजेंट होते हैं। जो मेन है वो मेन टॉपिक हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन कहाँ बनती है, ऑक्सीजन को बनाने वाले जो होते हैं उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ऑक्सीजन को बनाने वाले को प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। जिस प्रोसेस के द्वारा बनते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑक्सीजन बनती है, ठीक। उसके बाद एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है, 20.84%, 25.84% हमारी क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। मींस एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन में, और एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन को लेते हैं, अपने फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, ऐसा रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म इसी तरह के, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन में भी फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे एंटामीबा हमारी बॉडी के अंदर रहता है। जो क्योंकि हम लोग जो सांस ले रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं, हमारे लंग्स में जाती है और लंग्स से ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन। जबकि ये एंटामीबा जो होता है, ये हमारा एक जिंजीवेलस जो होता है वो हमारे दांतों में एज अ पैरासाइट रहता है। एंटामीबा कोलाई जो होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। टीनिया सोलियम इंटेस्टाइन में, एस्कैरिस इंटेस्टाइन में। तो सारे के सारे तीनों हमारे क्या है, पैरासाइट है। इनको एरोबिक रेस्पिरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती अपने फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। ये क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट है पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूशन मतलब, या पॉल्यूटेड वाटर आपने देखा होगा, हम क्या करते हैं, किसी वाटर को कब पॉल्यूटेड कह सकते हैं, जब हम उस वाटर का बीओडी नापते हैं, ठीक। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जब हम किसी पानी का नापते हैं और वो अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये वाटर कैसा है, पॉल्यूटेड है। तो बीओडी में कौन कौन से, मतलब पॉल्यूटेड वाटर में भी कुछ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, ब्लड वॉर्म है, प्लाज्मोडियम है, कॉल्पीडियम है। ये तीनों ऑर्गेनिज्म हमको ऑक्सीजन डेफिसिट जगह पर देखने को मिलते हैं। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक केमिकली इनर्ट गैसेस होती है। ये दो चीज़ों को बनाते हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट। आपने सुना होगा कि कई सारे ऐसे प्लांट हैं जो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। नाइट्रोजन को हम दो ही तरह से ले सकते हैं, या तो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट लेते हो, या फिर सॉइल के द्वारा सॉइल में मिक्स नाइट्रोजन को लेते हो, ठीक। तो कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो इसको नहीं ले सकते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, लेग्यूमिनस प्लांट हो गया, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन कितने परसेंट है, तो नाइट्रोजन हम देखें तो 78% है। कितनी है, 78% नाइट्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली है। अच्छा, ये कहाँ से निकलती, हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं। रेस्पिरेशन में ले क्या रहे हैं, ऑक्सीजन। ये एक्सपेल्ड आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कितने परसेंट एटमॉस्फेयर में है, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड। और कहाँ से, डिकम्पोजर्स निकालते हैं, कंब्यूशन से निकलती है। मतलब आप कोई भी चीज़ जला रहे हैं, उससे जो गैसेस निकल रही है, धुआं निकल रहा है, उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी घातक है उतनी जरूरी भी है, किस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन अगर ये एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा होती है तो ये सबसे बड़ा केस होता है हमारा किसका, ग्रीन हाउस इफेक्ट का, या हम ये बोल दें ये एक प्रोसेस का सबसे बड़ा फैक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। नेक्स्ट, लाइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक, बिना इसके बाकी कोई भी लाइफ संभव है ही नहीं। तो क्लाइमेटिक फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है। अब ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मैंने यहाँ पर दो लाइन लिखी हुई है, एक प्लांट के केस में, एक एनिमल के केस में, और इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फुली, मतलब फ्लो चार्ट में पूरा डिस्कस करेंगे। प्लांट में लाइट क्या करवाती है, ग्रोथ करवाती है। लाइट की वजह से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। लाइट की वजह से क्या होगा, प्लांट के अंदर डिफरेंशिएशन भी पाया जाएगा। कैसे, आगे देखेंगे हम। एनिमल में आई साइज, स्किन कलर,
कलर विजन, माइग्रेशन, सब कुछ किसकी वजह से होता है? लाइट की वजह से होता है। अब हम लोग एक एक करके प्लांट और एनिमल में दोनों में ही हम लोग देखेंगे कि लाइट क्या इफेक्ट होता है, मींस ये बायोटिक फैक्टर पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग लाइट का इफेक्ट देखेंगे दोनों में ही, एनिमल्स के केस में भी और प्लांट के केस में भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्लांट के केस में देखते हैं। तो प्लांट में ये कुछ पॉइंट लिखे, जैसे प्लांट में लाइट क्या करता है। सबसे पहले हमने देखा कि सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट, मतलब पिगमेंट को बनाने का काम करता है। अच्छा, पिगमेंट कौन सा होता है? जैसे हमने देखा फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट लाइट के जो होता है, जितना इफेक्ट आपका लाइट का ज़रूरी होता है प्लांट के लिए या लाइफ के लिए, एक तरीके से हम कह लें लाइफ। क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, एनर्जी का रिसोर्स चाहिए, और एनर्जी का रिसोर्स होता है ऑर्गेनिज्म का प्लांट। प्रोड्यूसर्स ही होते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो कहीं ना कहीं वो प्लांट पर डिपेंड करते हैं। और प्लांट अगर फूड बनाएगा तो किस बेस पर बनाएगा? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस होती है जो लाइट की वजह से होती है, जिसमें रेडिएंट एनर्जी या फिर हम ये बोल दें सन के द्वारा आने वाली सोलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किसमें? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो पिगमेंट करता है वो हमारा कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट को बनाने के लिए भी किसकी जरूरत होती है? लाइट की जरूरत होती है। मींस सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट, अगर प्लांट के अंदर पिगमेंट को बनाना है, कौन सा, चाहे क्लोरोफिल हो लीव्स के केस में या ब्राइट पिगमेंट्स हो फ्लावर और फ्रूट के केस में, इनको बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट एब्सेंस ग्रोथ, ऐसे प्लांट जो लाइट की एब्सेंस में ग्रोथ करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इटियोलेटेड। ये क्या बोलते हैं? इटियोलेटेड। उसके बाद लाइट जो होती है वो नंबर और पोजीशन क्लोरोप्लास्ट, मींस क्लोरोप्लास्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करती है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाएंगे, कितने पाए जाएंगे और कैसे पाए जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो लाइट जो होता है अपर सरफेस पर पड़ती है लीव्स के, और लीव्स की अपर सरफेस पर पड़ने के कारण अगर लाइट ज़्यादा पड़ेगी अपर सरफेस पर तो क्लोरोप्लास्ट भी लीव्स की अपर सरफेस पर ज़्यादा होंगे देन लोअर सरफेस। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट है, जैसे मान लिया हमने ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट अगर हैं तो ये एक लाइन में अरेंज्ड होंगे। कैसे होंगे? लाइन में अरेंज्ड होंगे, और एक पर्टिकुलर लाइन में अरेंज्ड होंगे। तो मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट अपर सरफेस पर ज़्यादा होते हैं और लाइन में अरेंज्ड होते हैं, मीन्स उनको लाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसे प्लांट जहाँ जो शेड लविंग होते हैं, मीन्स वहाँ पर लाइट की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो उनमें क्लोरोप्लास्ट भी हमने देखा कैसे होते हैं? कम होते हैं। कैसे होते हैं? कम होते हैं। और हमेशा हमेशा आप इस बात का याद रखिए, ये हमेशा जिधर सनलाइट होगी उसके राइट एंगल पर ये मोस्टली अरेंज होते हैं। सन जिधर से सनलाइट आएगी उसके राइट एंगल पर अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, मींस ये कैसे प्लांट हुए? शेड लविंग हुए। अगर लाइन में अरेंज्ड है, एक लाइन में अरेंज्ड है और सब अपर सरफेस पर जाता, तो ये कैसे प्लांट हो गए? लाइट लविंग हो गए। फोटो पीरियड, फोटो पीरियड का मतलब है ऐसे प्लांट कितना लाइट लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक, तो ये पीरियड क्या कहलाता है? फोटो पीरियड्स, मतलब कि लाइट का उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उनकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, या लाइट के अगेंस्ट वो क्या रिस्पॉन्स शो करते हैं, ये क्या कहलाता है? फोटो पीरियड्स में कहलाता है। डे लॉन्ग डे प्लांट, ऐसे प्लांट जिनको अपनी ग्रोथ के लिए ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, मोस्टली कितनी? 12 से 14 घंटे इतनी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे रेडिश हो गया, स्पिनच हो गया, पालक और मूली। शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट जिनको रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन अगर उनको 8 से 10 घंटे या 4 से 5-6 घंटे 8 घंटे तक मिल जाती है लाइट तो ठीक है, लेकिन इनको 12 लगभग कितनी चाहिए होती है? लगभग इनको लाइट चाहिए होती है 10 से 12 घंटे। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट डे प्लांट जिनको लाइट की कम रिक्वायरमेंट हो सकता है, 6 to 8 लिखा हो, कई बुक्स में आपको 5 to 7 भी देखने को मिलता है। ऐसे प्लांट्स हमारे क्या कहलाते हैं? शॉर्ट डे प्लांट। अच्छा, ये ओवर में है। दूसरी चीज, पूरे दिन में अगर थोड़ा बहुत भी मिल जाए, जैसे इस समय आलू का सीजन होता है, जैसे सर्दियों में लाइट जो होती है या जो सनलाइट होती है वो कम से कम होती है। लाइट तो है लेकिन सनलाइट का जो इफेक्ट है वो कम से कम होता है, तो उनको थोड़ा बहुत भी मिल जाती है तो भी वो काम चला लेते हैं। मीन्स अगर उनको 1 से 2 घंटे भी मिल जाते हैं या 3 घंटे तक मिल जाते हैं, तो ऐसे प्लांट हमारे डे न्यूट्रल होते हैं। 6 से 8 घंटे चाहिए शॉर्ट डे प्लांट,
ज़्यादा चाहिए तो लॉन्ग डे प्लांट। देन आता है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन मीन्स होता है एक्स्ट्रा वाटर का प्लांट बॉडी से रिमूव होने की प्रोसेस। अच्छा, वाटर रिमूव हो रहा, कई सारी एक्सक्रीटरी वेस्ट भी इसी पानी के साथ में बाहर निकल जाते हैं, तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, ट्रांसपायरेशन कहलाती है। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन में हमने देखा सबसे पहले ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो लाइट के साथ में बढ़ेगा, लाइट बढ़ेगी ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा। प्लांट ग्रोथ, प्लांट दो तरह की ग्रोथ होती है, एक तो लाइट लविंग और एक शेड लविंग। लाइट लविंग है तो उसको फोटोफिलस बोलते हैं या फिर हेलोफाइट्स बोलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, सनफ्लावर या पाइन्स, मीन्स इनको अपनी ग्रोथ के लिए हमेशा लाइट की रिक्वायरमेंट जरूरी ही है। ठीक, उसके बाद आते हैं फोटोफोबस, जो शेड लविंग होते हैं, इनको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लाइट की एब्सेंस होगी तो भी ये क्या कर जाएंगे, ग्रोथ कर जाएंगे। मीन्स ये छाई में ही ग्रोथ करने की कैपेसिटी या क्षमता रखते हैं अपने अंदर। ये कौन से हो गए, स्प्रूच हो गया और फिर हो गया। ये कैसे होते हैं, हेलियोफोबस। तो शेड लविंग हेलियोफोबस हो गया, फोटोफोबस, और लाइट लविंग क्या होते हैं, ये हमारे हो गए फोटोफिलस और हेलियोफाइट्स हो गए। उसके बाद हम देखते हैं मूवमेंट। मूवमेंट देखिए, ज़्यादातर आपने प्लांट देखे होंगे जिधर सनलाइट आती है उस तरफ थोड़ा सा झुके हुए होते हैं, मीन्स बेंडिंग ऑफ शूट का लाइट की तरफ मूवमेंट होना या सनलाइट की तरफ मूवमेंट होना ही क्या होता है, प्लांट का मूवमेंट होता है। ठीक है, फोटोट्रॉफिक और जियोट्रॉफिक मूवमेंट भी आपने देखे होंगे। फोटोट्रॉफिक मूवमेंट मीन्स प्लांट का सनलाइट की तरफ मूवमेंट करना फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं एनिमल के केस में। एनिमल के केस में हम लोगों ने देखा कलर विजन, साइज ऑफ आई, स्किन पिगमेंटेशन, पीरियोडिसिटी, फोटो पीरियडिज्म, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है फोटो पीरियडिज्म में, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। हम लोग स्टार्ट करते हैं कलर विजन में। हम लोग अच्छे से कलर को डिफरेंशिएट करते हैं, ये रेड है कि क्या, ब्लू है, वाइट ब्लैक है, ग्रीन है, पर्पल, मतलब हर कलर को हम लोग अच्छे से पहचान सकते हैं। ये एबिलिटी क्यों है हमारे अंदर, हमारी आइज़ के अंदर जो दो टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, एक हमारा रॉड्स होता है, दूसरा होता है कोन्स। ये जो कोन्स होती हैं इनके अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, और ये प्रोटीन्स जो होती हैं एरिथ्रोलैप्स, साइनोलैप्स और क्लोरोलैप्स होती हैं, जो कलर को डिफ्रेंशिएट करने में, कलर को पहचानने में हमारी मदद करती हैं। तो आइस के अंदर जो कोन्स पाई जाती हैं, कोन्स के अंदर ये स्ट्रक्चर होते हैं एरिथ्रोलैप्स, साइनोलैप्स और क्लोरोलैप्स। ये किस में होते हैं, फिशेस में होते हैं, बर्ड्स में होते हैं, प्राइमेट्स के होते हैं, आइज में प्रेजेंट होते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं कलर्स को कलर विजन में। अच्छा, इस कलर विजन के लिए हमको लाइट ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, लाइट। जितना लाइट मिलेगी तभी हम ये जो है कोन्स डेवलप करते हैं। साइज ऑफ आई, लाइट साइज पर भी डिपेंड करती है आई के। कैसे, जितना जैसे मान लीजिए हमने ये कह दिया ये हमारा एक सी वाला जोन है और ये हमारा डेप्थ एरिया है। इस डेप्थ एरिया में जितने भी एनिमल्स पाए जाएंगे, यहाँ पर इनको लाइट कम मिलेगी और यहाँ पर लाइट ज़्यादा मिलेगी। जहाँ पर लाइट कम मिलती, इनकी जो आइज़ होती हैं ये कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। मीन्स 500 से अगर 3000 डेप्थ में जाएंगे तो जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी जो आइज़ होती हैं वो कैसी होती है, ब्लजिंग होती है, मतलब बाहर निकली ज़्यादा बड़ी होती है। स्किन पिगमेंटेशन, स्किन के ऊपर कलरेशन अगर हम बोल दें स्किन का कलर कैसा है, तो ये प्रोसेस कहलाती है टैनिंग। अच्छा, टैनिंग का मतलब क्या होता है, टैन आ जाना जैसे बोलते हैं। अच्छा, ये किस पिगमेंट के कारण होता है, मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। जितना ज़्यादा लाइट आपकी स्किन या एनिमल की स्किन पर पड़ता है उतना ज़्यादा मेलानिन जो होता है वो उसका प्रोडक्शन होता है। अगर मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो स्किन का कलर डार्क है, कम होता है तो स्किन का कलर लाइट होता है। मीन्स कहीं ना कहीं लाइट का इफेक्ट स्किन के कलर पर भी पड़ता है। तो स्किन पिगमेंटेशन की जो प्रोसेस होती है, मीन्स मेलानिन फॉर्मेशन जो टैनिंग बोलते हैं, और मेलानिन पिगमेंट जो होता है वो हमारे लाइट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी, एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स लाइट। लाइट के अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म क्या रिस्पॉन्स शो करते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, पीरियोडिसिटी कहलाता है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो हमेशा डॉन के वक्त होते हैं। डॉन मतलब होता है कि जो सूर्योदय होता है उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं डॉन। और ऐसे एनिमल्स जो सूर्योदय के वक्त ज़्यादा एक्टिव होते हैं जैसे बबलकस होता है, ऐसे एनिमल्स, ऐसे पीरियोडिसिटी हमारी क्या कहलाती है, ऑर्नल कहलाती है। ऑर्नल, ठीक है, ऑरल कहलाती है। उसके बाद होता है वेस्प्रल। डॉन अगर सूर्य उदय है तो
डस्क को क्या बोलते हैं, सूर्य अस्त बोलते हैं। इस टाइम पर रैबिट जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ऐसे एनिमल्स, इस टाइप की एक्टिविटी हमारी क्या कहलाती है, वेस्परल कहलाती है। नॉक्टर्नल, रात में ज़्यादातर जो जानवर दिखते हैं मीन्स वो कैसे होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, एक्टिव होते हैं नाइट में, जैसे बैट हो गया, आउल हो गया। डायर्नल, दिन में एक्टिवेट होते हैं, दिन में एक्टिव होते हैं, बर्ड्स हो गया, ह्यूमन हो गया। ठीक, तो ये हमारी क्या है, पीरियोडिसिटी है। नेक्स्ट हमारा आता है फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, सेम वही यहाँ पर भी है। एनिमल का रिस्पॉन्स लाइट के अगेंस्ट कैसा होगा, ये क्या कहलाता है, फोटो पीरियोडिज्म। दो एग्जांपल देखने के, एंजाइमेटिक एक्टिविटी और रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जितना ज़्यादा लाइट मिलेगा उतना ही ज़्यादा एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर एक्टिव होंगे। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, इनके करने के लिए लाइट ज़रूरी होती है, और अगर लाइट ज़्यादा मिलेगी तो एंजाइम्स जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकेंगे। तो एंजाइम अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा कब, जब उसको लाइट जो है वो ज़्यादा मिलेगी। रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी जो लाइट होती है वो इंसेक्ट, बर्ड और मैमल्स के ब्रीडिंग को या ब्रीडिंग टाइम पीरियड को भी डिसाइड करती है। ज़्यादा लाइट चाहिए होती, कम लाइट चाहिए होती तो शॉर्ट ब्रीडिंग जो है, मतलब कि ऑटम जो सीज़न चल रहा है इस समय जो शीप और डियर सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी शो करते हैं। बाकी टाइम करेंगे लेकिन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी कम होगी। लॉन्ग डे मीन्स अगर ज़्यादा लाइट उनको मिलेगी तो जब ज़्यादा लाइट होती है या गर्मियों का मौसम कह लीजिए, उस टाइम पर ब्रीडिंग सीजन किसका होता है, स्टार्लिंग एक एनिमल होता है। न्यूट्रल, ब्रीडिंग ज़्यादा हो कम हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका फुल ईयर जो है वो ब्रीडिंग सीजन चलता है। रैबिट, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा क्लाइमेटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर हम लोगों ने लाइट के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।